तभी वहां दोपहर से शाम हुई तो एक तरफ मुन्नी बदनाम हुई और दूसरी तरफ सामने आई ड्योढ़ी शीला की जवानी। तो वहां बैठे कुछ देवताओं की आंखों में आ गया पानी। तो वहां बैठे देवताओं की आंखों में आ गया पानी। पानी आते ही गुरु बदला, गुरु का शिष्य बदला, साथ ही मेरे स्वप्न का नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आज हम और आप राष्ट्र और धर्म को जागृत करने वाले लोगों का साथ नहीं देंगे तो भविष्य हमें और आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आइए राष्ट्र, धर्म, साहित्य, संस्कार, शुचिता और समाज को समर्पित आपका अपना यूट्यूब चैनल कवि सम्मेलन इंडिया, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना। ऐसा विद्यालय है शिशु शिक्षा निकेतन मित्रों, जहां हमारे देश की संस्कृति की आज भी शिक्षा दी जाती है और संस्कृति जहां कहीं सुरक्षित है तो ऐसे ही विद्या मंदिरों में संस्कृति सुरक्षित है। वरना आज भारतीय संस्कृति छोड़िए आप कहां दिखाई दे रही है। मुझे तो भाई साहब याद आता है, पिछले दिनों जब मैं गोवा कवि सम्मेलन पढ़ने गया, हमारे मित्रों ने कहा चलो बागा बीच घूम के आते हैं। हमने कहा चलो बागा बीच घूमने के लिए जा रहे थे। एक 20-22 वर्ष का नौजवान वहां से निकला, जींस का पैंट, नीली टी शर्ट, आंखों में काला चश्मा, तेज चलता हुआ निकल गया। पीछे से एक और हट्टे कट्टे सज्जन आए, हमारे भाई साहब की तरह हट्टे कट्टे सज्जन आए, वो भी जींस का पैंट टी शर्ट पहने थे। बोले भाई साहब मैंने कहा क्या है? बोले आपने मेरी रेखा को नहीं देखा। हमने कहा भाई साहब क्या जानू कौन देखा? हाँ, यदि वो नायिका फिल्म की नायिका रेखा निकली होती तो पहचान लेता। अभी यहाँ और जहाँ तक मेरा ध्यान है लड़की तो कोई नहीं निकली, लड़का जरूर निकल गया। बोले कैसा था? मैंने कहा जींस का पैंट, नीली टी शर्ट, आंखों में काला चश्मा। बोले वही तो रेखा थी किस तरह की? मैंने कहा सामने 10-15 कदम गए, पुनः लौट के आए। बोले रेखा आ जाएगी, आप बताओ आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा बुंदेलखंड के झांसी से आया हूँ। बोले तुम बुंदेलखंड वासियों को, झांसी वासियों को शर्म नहीं आती? तो मैं शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा मुझे क्यों शर्म आए यार? मुझे तो अपने आप पर गौरव महसूस होता है क्योंकि मेरे यहाँ रानी झांसी हुई है, मेरे यहाँ उपन्यास सम्राट डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा हुए हैं, मेरे यहाँ हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हुए हैं। मुझे तो अपने आप पर फक्र महसूस होता है। मुझे शर्म क्यों आए? मुझे तुम्हें इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि तुमने लड़की और लड़के में पहचान नहीं कर पाई। मैंने कहा भाई साहब आपकी लड़की थी? बोले जी हाँ। मैंने कहा शर्म मुझे नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए क्योंकि आप उसके पिता हैं। और नाराज हो गए, हमारी तरफ झपटे। बोले क्या कहते हो? पिता है, मैं तो उसकी मां हूं। ये संस्कृति का स्वरूप मित्रों, ये तो हमारी संस्कृति नहीं थी मित्रों। ना हमारा ये साहित्य था जो आज हमें परोसा जाता है। रंग दे बसंती चोला वंदे मातरम, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा। हमारा ये साहित्य था भारत का, हमारा ये साहित्य था मित्रों। और आज कैसा साहित्य परोसा जाता हमें? पाश्चात्य साहित्य हमारे साहित्य को कुचलना चाहता है, गुलाम बनाना चाहता है। पिछले दिनों तो साहब हम टीवी देख रहे थे, गाना आ रहा था, खिंच मेरी फोटो तू, खिंच मेरी फोटो तू, खिंच मेरी फोटो। किया कुछ नहीं हुआ, एक फोटो खिंचती रही पूरे गाने में। ये कोई ना कोई शिक्षा, ना साहित्य, ना संगीत, ये हमारा साहित्य नहीं था मित्रों, ना हमारी ये संस्कृति। एक बहुत अच्छी नायिका है अपने यहाँ, मल्लिका शेरावत, हमारी रुचि बहन जानती हूँ। मल्लिका शेरावत सबसे कम वस्त्र पहनती है मित्रों। पिछले दिनों टेलर के पास मात्र 1.5 मीटर का कपड़ा लेके गए, बोली टेलर मास्टर मेरे 7 जोड़ी ड्रेस बना दो। टेलर माथा पकड़ लिया थोड़ी देर के लिए। बोली क्या सोच रहे हो? क्या 7 जोड़ी ड्रेस नहीं बनेंगे इतने कपड़े में? टेलर बोल जैसा हाजिर जवाब था। बोले नहीं मैडम, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 7 जोड़ी ड्रेस बनाने के बाद जो कपड़ा बचेगा उसका क्या करना। ये संस्कृति का स्वरूप मित्रों जब हुआ तब व्यंग लिखना पड़ता था। आया एक बार विपुल जी के सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाइए। और भाई साहब मैंने तो जब विपुल जी को देखा, देवेंद्र भाई, तो हमें ऐसा लगा कि देवेंद्र ने अखिलेश द्विवेदी को भी बुला लिया इलाहाबाद से। आदरणीय विपुल जी, मैं
अंतिम व्यंग्य निवेदन करता हूं। भारतीय संस्कृति जो आपके ऐसे शिशु मंदिरों में केवल देखने को मिलती है, नहीं तो आप जेएनयू की तरफ चले जाओ तो संस्कृति संस्कृति कुछ नहीं। हमारे तो एक व्यंग्यकार ने लिखा, एक व्यंग्यकार ने लिखा कि यदि आज के दुशासन से कहा जाए कि मुंबई जाओ और वहां तुम्हें कोई द्रौपदी नजर आए तो उसके तन से चीर हरण करके लाओ, तो द्रौपदियां तो सैकड़ों मिलेंगी लेकिन उनके तन पर चीर नहीं मिलेगा, तो क्या करें। लेकिन मित्रों, व्यंग्य क्या होता है आदरणीय? व्यंग्य वो विधा होती है कि ऐसी द्रौपदी का भी हम व्यंग्य में चीर हर सकते हैं जिसके तन पर चीर ना हो। क्या बात है। मैं आपको बता दूं, ये मेरे लिए गौरव की बात है कि इस व्यंग्य पर देवेंद्र भाई और प्रदीप जी जानते हैं, कन्याकुमारी के नागरकोविल के कवि सम्मेलन में उस समय की लोकसभा की अध्यक्षा मीरा कुमार जी ने मुझे सम्मानित किया था इस व्यंग्य पर। ये क्लासिकल व्यंग्य और हर एक हो सकता है बहुत से लोगों की समझ में भी ना आए या बाद में समझ में आए। एक जगह तो हमने साहब व्यंग्य पढ़ाई, व्यंग्य पढ़ा, कुछ तालियां बजी, कुछ नहीं बजी। हम लोग जाके जिस होटल में रुके थे उस होटल में रुक गए। जब सुबह जाने को हुए तब एक सरदार जी ने कुंडी खटखटाई हमारे होटल की। हम ही ने दरवाजा खोला, बोले भाई साहब चौहान साहब कौन है? हमने कहा भाई साहब मैं हूँ, कोई बात हो गई क्या? बोले नहीं भाई साहब, बहुत अच्छा व्यंग्य पढ़ा था आपने, आपको बधाई देने आए। तो हमने कहा भाई साहब सुन रहे थे क्या, कार्यक्रम में थे? बोले जी हाँ। तो हमने कहा वहीं दे देते। अरे बोले यार समझ तो रात भर नहीं आता, समझ में तो रात भर नहीं आ पाया। हमारा देवेंद्र टीचर भी है साहब आज बता रहा था कि हमारे विद्यालय में एसडीएम साहब आ गए। बहुत वाकई एक साहित्यकार अपने अलग जिस क्षेत्र में भी होगा वो अपनी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी पूरी करता है। ये बात अलग है कि बच्चे नटखट हो गए। एक दिन मैं इनके विद्यालय में गया था, 2-3 बच्चे बैठे थे। हमने कहा कौन सी कक्षा है? ये बोले जूनियर है अपना, तो ये 6 की क्लास है। तो हमने एक लड़के से कहा हमने कि बेटा अच्छा गणित आता है? बोले बिल्कुल आता है। हमने कहा हमारे सवाल का जवाब दोगे? बोले बिल्कुल देंगे अंकित जी। तो हमने कहा बहुत साधारण सवाल पूछता हूँ, 1 रुपए के 5 आम आते हैं तो 3 रुपए के कितने आम आएंगे? हमने कहा बेटा 1 रुपए के 5 आम आते हैं तो 3 रुपए में कितने आम आएंगे? बच्चे ने 3-4 बार उंगली फिराई। हमने कहा क्यों बेटा नहीं आ रहा है? कक्षा 6 के विद्यार्थियों को आ तो रहा है, आ रहा है। तो हमने कहा बताओ नहीं। बोला तो ये तो बताओ कच्ची आम के पके कितने योग बच्चे हैं ये? तो हमने कह दिया जल्दी जल्दी में। हमने कहा अच्छा चलो कच्चे आम बताओ बेटा। 1 रुपए के 5 आम आते तो 3 रुपए के कितने आम आएंगे? कच्चे आम बताओ। फिर उसने कुछ सोचा बेचारा, थोड़ी देर बोली माँ सर कच्चे को का करो, कच्चे को का करो। अब अच्छे में एक बच्चे से पूछ दिया अच्छा बताओ लड़की में छोटी की मात्रा लगेगी कि बड़ी? लड़की में छोटी की मात्रा होती है कि बड़ी? वो बोला लड़की दिखाओ। तो हमने कहा मुझे लड़की से क्या मतलब? उस लड़के से कहा लड़की से क्या मतलब? बोले बड़ी लड़की हुई तो बड़ी की लगा दो, छोटी हुई तो छोटी की लगा। तो ये हो जाता है मित्रों। हमारा प्रदीप भाई एक पत्नी प्रताड़ित कवि पैंट शर्ट पहनने लगा था। मुझे बहुत पहले की याद है, प्रदीप भाई हमारा रिश्तेदार भी है। ये पहले कुर्ता पजामा पहनते थे, सब ने देखा होगा, देवेंद्र ने तो देखा ही होगा। और ये कुर्ता पजामा बनवाते थे टेलर से साहब। टेलर हर बार क्या करे, बदमाश टेलर बस अंतिम बैंक पढ़ के बात करते हैं। तो साहब इनका कपड़ा निकाल देता था तो ये परेशान थे। एक बार उन्होंने कम से कम 1.5 मीटर कपड़ा ज्यादा लिया। बोले अब कम नहीं होना चाहिए हमारा कुर्ता पजामा। बोले हर बार कपड़ा निकाल देते हो। उसने कहा ठीक साहब, पता नहीं उसे ईमानदारी कहां से आ गई, उसने ईमानदारी से पूरा कपड़ा लगा दिया। अब इनका पजामा साहब कम से कम 1.5 मीटर बड़ा। ये आए, शाम को उठा के आए, सुबह कभी सम्मेलन में जाना था। इन्होंने जैसे ही ऐसे नापा सो 1.5 बारिश पजामा पड़ा, इन्होंने
वापस आके देखा टेलर दुकान बंद करके चला गया था। ये थे इन्होंने अपनी माँ से कहा कि अम्मा जो बड़ा और 1.5 की तक नाप पे काट दो और सिल दो। वे बोली हमें दिखा रहा हो तो मेरी मेरा और कल से नहीं चलवा पा रहे। तो छोटी सी बहन थी इनकी, उससे कहा मुन्नी तुम सी दो, हम तुम्हें आके पैसा देंगे वहां से कभी सम्मेलन से। वह बोली हम नहीं सी रहे, अब हम नहीं सी रहे। तो ये अपनी धर्मपत्नी के पास गए, बोले को भी सी तुम सी दो, हमें कल ले जाने है जो इतना कपड़ा सिला किया। बोली हमें कितने काम है, चूल्हा सिलवाने खाना बनाने। ये बोले कोई नहीं चलो हम तो ऐसा लौट लेंगे। वो पहले चले गए, इन्होंने खुद पे टांग दिया साथ। थोड़ी देर का माँ ने कहा चलो सब काम से फुर्सत हो गई, सिल देगा। जो 1.5 की का नापा काटा माने से टांग दिया, लेकिन कहा किसी से। थोड़ी देर में वो बच्ची आई, उनकी बहन उसने कही चलो भैया ने दे दी, ताजा पैसा दे दे तो सिल दे। तो साहब 1.5 की नापा काटा और सिल के टांग दिया साहब। उसने भी किसी को नहीं बताया। थोड़ी देर में जब वो फुर्सत हो गई उन्हें कि हाँ तो आदमी है हमें तो सिल देंगे। बेयान सोचने में 1.5 की नापो काटो सिल कर टांग दो। सुबह कलेवा करके जैसे जिनने पैरों से नापो पजामा नाम रखते ऐसी भी हो जाते हैं साहब। मैं अंतिम व्यंग निवेदन करता हूँ, अपना भारतीय संस्कृत के नाम व्यंग देता हूँ आदरणीय विपुल जी कि आपके विद्यालयों में केवल भारतीय संस्कृति का स्वरूप देखने को मिलता है, भारतीय संस्कृति जो तो होती है। मैं नमन करता हूँ ऐसी पावन भूमि को। आप देखें साहित्य पर भी चोट की है मैंने कि भारत का साहित्य क्या था और भारत की संस्कृति क्या थी। भारत का साहित्य नहीं था जो आज है और भारत की संस्कृति नहीं थी। तब व्यंग पढ़ता हूँ आप अंतिम व्यंग निवेदन। आप देखें कैसे मैंने आधुनिक परिवेश में व्यंग बनाया कि कल रात स्वप्न में हम इंद्रलोक जा पहुंचे। कल रात स्वप्न में हम इंद्रलोक जा पहुंचे तो वहां उर्वशी मेनका रंभा नदारद। कल रात स्वप्न में हम इंद्रलोक जा पहुंचे तो वहां उर्वशी मेनका रंभा नदारद और मल्लिका शेरावत के लग रहे थे ठुमके। स्वप्न मल्लिका शेरावत के लग रहे थे ठुमके। देह पर नाके बराबर वस्त्र, या यूं कहो कि देह पर सिर्फ 2-2 अंगुल के वस्त्र और देवता देखने में मस्त। और देवता देखने में मस्त और कामदेव की मस्ती का तो क्या कहना। गा उठे कजरारे 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 काली। ये साहित्य नहीं था मित्रों हमारे हिंदुस्तान का कि कामदेव की मस्ती का भी क्या कहना। गा उठे कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। तभी वहां दोपहर से शाम हुई तो एक तरफ मुन्नी बदनाम हुई और दूसरी तरफ सामने आई देवरी शीला की जवानी। तो वहां बैठे कुछ देवताओं की आंखों में आ गया पानी। तो वहां बैठे देवताओं की आंखों में आ गया पानी। पानी आते ही गुरु बदला, गुरु का शिष्य बदला, साथ ही मेरे स्वप्न का परिदृश्य बदला। परिदृश्य बदलते ही अज्ञानी बदल गए, ज्ञानवान बदल गए और तो और इंद्र भगवान बदल गए। और तो और इंद्र भगवान बदल गए और वे धृतराष्ट्र बनकर हस्तिनापुर का गौरव बन गए। मल्लिका द्रौपदी बन गई, देवता कौरव बन गए। मल्लिका द्रौपदी बन गई, देवता कौरव बन गए। और दुशासन उस द्रौपदी को खींचकर दरबार में लाया। उसे देखते ही दुर्योधन चिल्लाया, इसने हमारे खानदान की बेइज्जती की, लिहाजा इसकी इज्जत का भी तमाशा बना दो और इसकी बेइज्जती तो बस इसी में होगी कि इसे एक सुंदर साड़ी पहना। अरे इसका चीरहरण तो इसमें होगा कि इसे एक सुंदर साड़ी पहना दो। यह सुनकर दुशासन एक सुंदर बनारसी साड़ी लाया। जैसे ही उसने उसे पहनाया उसके हृदय में उथल पुथल होने लगी और वह चीख चीख कर रोने लगी, मुझे क्यों ही रहने दो, मुझे ये साड़ी मत पहनाओ। अरे कन्हैया तुम कहाँ हुआ कर इज्जत बचाओ।
कन्हैया तुम कहाँ हो, आकर इज्जत बचाओ। उसकी पुकार सुनकर उस जेएनयू से उस कन्हैया कुमार ने दौड़ लगाई। उसकी पुकार सुनकर उस जेएनयू के उस कन्हैया कुमार ने दौड़ लगाई। उसकी देह से साड़ी हटाई, उसकी इज्जत बचाई, तब उसकी जान में जान आई। वो बोली कन्हैया, वो बोली कन्हैया, यदि आज तुम समय से आकर मेरी सुध ना देते तो ये लोग तो मुझे साड़ी ही पहनाते। यदि तुम समय से आकर मेरी सुध ना देते तो ये तो मुझे साड़ी ही पहना देते। और यदि आज मेरे साथ साड़ी का झंझट हो जाता तो मेरा तो कैरियर ही चौपट हो जाता। मित्रों, कैरियर की चिंता है, संस्कृति की चिंता नहीं है। तब हम जैसे व्यंग्यकारों को व्यंग देखना पड़ता कि यदि आज मेरे साथ साड़ी का झंझट हो जाता तो मेरा तो कैरियर ही चौपट हो जाता। और यदि आज मेरे कैरियर में दरार पड़ जाती तो मैं देह प्रदर्शन की दौड़ में राखी सावंत से पिछड़ जाता। यदि आज मेरे कैरियर में दरार पड़ जाती तो मैं देह प्रदर्शन की दौड़ में राखी सावंत से पिछड़ जाती। थैंक यू कन्हैया, थैंक यू कन्हैया। वो बोला, मैं